स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। बल तथा न्यूटन के गति विषयक नियम जो चैप्टर था उसमें आपको फर्स्ट पार्ट पहले प्रोवाइड किया जा चुका है और आज हम बात करेंगे अब उसके सेकंड पार्ट पे। अब आज हम बात करते हैं न्यूटन के गति विषयक नियमों के बारे में। देखिए, जो न्यूटन के गति विषयक नियम हैं तो वैज्ञानिक न्यूटन थे, उन्होंने गति विषयक 3 नियम दिए। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, जिसमें अलग अलग प्रकार की स्थितियों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। देखिएगा, सबसे पहली बात, जैसे प्रथम नियम में उन्होंने क्या बताया, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, या गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो देखिए, उनके इस नियम के अनुसार क्या है, कोई वस्तु कब तक अपनी अवस्था को बनाए रखती है, कब तक अपनी स्थिति को बनाए रखेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना कार्य कर रहा हो, जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। जैसे यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है, पिछले वाले में भी दिखाया गया था, ये हमने बताया था कि यहाँ पे ग्लास है और एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रखा हुआ है, और अगर क्या है ऐसे, ये जब तक हम इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो ये विराम अवस्था में ही रहेंगी चीज़ें। और जब इसको हम अब इस तरफ खींच लेते हैं, पकड़ कर खींच लिया जाएगा तो ये सिक्का क्या होगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। इसमें तो सिक्का किस अवस्था में आया, गति अवस्था में। जब हमने इसको गति अवस्था में किया, ये गति अवस्था में आया, तो इससे क्या हो गया, ये तो विराम में ही बना रहेगा चूंकि हमने इस पे तो बल लगाया नहीं। लेकिन जैसे ही इसका आधार हटा तो पृथ्वी ने इसको क्या किया, अपनी ओर खींच लिया, तो ये गति अवस्था में आ गया। जैसे ये बस है, खड़ी है, और अभी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं, ये अभी विराम की अवस्था में ही है। आप ये खेल खेलते होंगे, सभी लोग जानते हैं ये कौन सा खेल है, कैरम बोर्ड है। देखिए, जो कैरम बोर्ड है, तो कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर्स होते हैं, और ये आपकी देखिए क्वीन, ये जो अलग अलग टाइप की यहाँ पर आपको गोटियाँ दिख रही हैं। तो इसमें क्या है, जब हाथ से हम क्या करते हैं, इसको स्ट्राइकर को धक्का देते हैं। धक्का देने का मतलब सीधी सी बात है, बल क्या होता है, बाह्य धक्का या खिंचाव। तो धक्का देते हैं, बल लगाते हैं। तो जब बल लगाते हैं तो क्या होगा, ये गति अवस्था में आ जाएगी। जब तक इसको हम नहीं टच करते हैं तब तक तो ये विराम अवस्था में ही है। लेकिन जैसे इसको टच किया, इसको स्ट्राइकर को धक्का दिया यानी बल लगाया, तो स्ट्राइकर तो गति अवस्था में आ गया, लेकिन इसके साथ साथ ही जिसके साथ टकराएगा वो भी गति अवस्था में आ जाएगी। अर्थात सीधा सा मतलब है, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति तब तक नहीं बदलती जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। और वैज्ञानिक गैलीलियो ने भी अपने जड़त्व, जो वस्तुओं का जड़त्व होता है, जड़त्व के लिए यही बात बताई कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखती है। ये गुण उसका जड़त्व का गुण होता है। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल देते हैं हम न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से। जैसे ये बस का चित्र हमने दिखाया हुआ है, तो देखिए क्या होता है, जैसे बस खड़ी है और बस में काफ़ी सारे यात्री बैठे हैं। अगर बस में यात्री बैठे हुए हैं और बस क्या करती है, अचानक आगे की ओर चल पड़ती है। आप लोगों ने भी सफ़र किया होगा बस में, देखते हैं जब बस अचानक आगे की ओर चल पड़े तो क्या होता है, जो उसमें बैठे यात्री होते हैं, यात्रीगण क्या होते हैं, पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो उसका भी कारण यही है, क्योंकि देखिए जो बस है, जब बस खड़ी है तो बस के साथ जो भी जितने भी यात्री होंगे वो सभी किस अवस्था में होंगे, सभी विराम की अवस्था में होंगे, और विराम अवस्था में होंगे। अब बस जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो बस तो आ गई गति अवस्था में, और बस का जो बेस है उसके साथ मनुष्य का क्या है, निचला वाला सिरा बस के साथ अटैच होता है, तो वो क्या होता है, वो गति अवस्था में आ जाता है। जैसे ये व्यक्ति है और ये आधार है, ये गति अवस्था में आया, तो जो इसका सिरा अटैच है वो तो गति अवस्था में इसके साथ आगे बढ़ जाता है। लेकिन चूंकि नियम क्या कहता है कि वस्तु अपनी अवस्था में बने रहना चाहती है, तो ऊपरी भाग विराम अवस्था में बना रहना चाहता है, जिससे व्यक्ति क्या है, पीछे की ओर झुक जाता है। यही कंडीशन गति की अवस्था के लिए भी आती है। तो न्यूटन ने अपने गति विषयक प्रथम नियम में यही बताया। एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में ही रहेगी, या
गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, अब चलते हैं हम न्यूटन के गति विषय के द्वितीय नियम की ओर। तो द्वितीय नियम में न्यूटन ने क्या बताया था? देखिए, द्वितीय नियम क्या है? एक तरह से बल की परिभाषा है आंकिक रूप में। जैसे क्या है, पहले हमने बल की परिभाषा बताई, बल वह बाह्य धक्का या खिंचाव होता है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ पे हमने कोई आंकिक चीज नहीं बताई, उससे कोई आप फार्मूला नहीं निकाल सकते पहले वाले मेथड से। लेकिन इससे देखिएगा, देखिए जो द्वितीय नियम था गति विषयक, इसमें उन्होंने बताया किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से ये फार्मूला बन के आता है F=m/a। ये है बल का फार्मूला। तो द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। सीधा साधारण सा नियम है। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल दो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक चित्र दिखाया हुआ है, 2 पहिए वाली गाड़ियाँ हैं और इस पर क्या है, एक लड़का और एक लड़की अपना अलग अलग गाड़ी पर खड़े हुए हैं। अब पहिए वाली गाड़ियाँ हैं तो सीधी सी बात है, इनकी गति में परिवर्तन होगा, गतिशील होंगी। पहिया है तो घर्षण कम कार्य करता है, इसलिए क्या है, थोड़ा गति होंगी। अभी तो विराम अवस्था में है। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज़ इनको दी हुई है, एक थैली दी हुई है, और इनसे क्या बोला कि ये थैली आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक कर क्या करना है, खेलना है। तो अब देखिए, सीधी सी बात है, थैली है, व्यक्ति है, तो इसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा। इसका भी द्रव्यमान होगा कुछ। मान लेते हैं लड़की के लिए ये mg हो गया और बॉय के लिए mb हो गया, सफिक्स में लगा लिया। तो अब यहाँ पे देखिए, ये भार है अलग से, मान लीजिए w। तो जब इसके पास है तो इस स्थिति में क्या है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। ऐसे ही जब ये क्या करेगा, इसको देगा अपने पास से बोरी को, ये जो थैली है इसको लड़की को देगा, तो अब द्रव्यमान इसका कम हो जाएगा और लड़की वाले का द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इन पहियों में थोड़ा देखिए वाइट वाइट दिख रहा होगा आपको, दोनों पे चिन्ह लगे हुए हैं, जिससे क्या है, जैसे ही ये इस पर होगा तो इसमें गति आपको समझ में आएगी कि जैसे ही द्रव्यमान क्या है, ट्रांसफर होता है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा हो रहा है तो वही गाड़ी क्या है, थोड़ा सा घूम जा रही है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा हो रहा है वही गाड़ी क्या है, थोड़ा सा उसकी गति में परिवर्तन हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रही है। तो ये तो यही प्रकट करता है ना, गति वेग में परिवर्तन, और वेग परिवर्तन की दर ही तो होती है त्वरण। तो सीधी सी बात है, बल क्या हो गया, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान ज़्यादा, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा उसी पे बल भी ज़्यादा कार्य करेगा। क्लियर? जब बल लगाते हैं तो द्रव्यमान जिसका ज़्यादा है उस पर त्वरण भी जल्दी से स्पष्टता दिखाई देता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमने जो सेकंड फिगर आपको दिखाया हुआ है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये क्रिकेट का खेल है। और क्रिकेट में क्या होता है, देखिए जब कोई क्षेत्र रक्षक क्या है, जब कैच आता है, जैसे इसके पास बॉल आई है, दूसरा खिलाड़ी ये है, इसके पास भी बॉल आई, इसके पास भी, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसने डायरेक्ट कैच लेने की कोशिश की। तो यहाँ पे क्या होगा, चूंकि वेग है, गतिशील है, तो इसमें बल तो होगा। तो डायरेक्ट इसने, और इसने क्या किया, इस गेंद को, कैच को पकड़ने में थोड़ा समय दिया, और इस समय के प्रभाव से क्या है, जो इसके संवेग परिवर्तन की दर है वो बदलेगी, उसमें टाइम लगेगा। और समय इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि अगर डायरेक्टली इसके बॉल आई तो उसमें बल का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा, और जब बल का प्रभाव ज़्यादा होगा तो इस खिलाड़ी को चोट लगने की आशंका रहती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। अब आप सोचेंगे इसका द्वितीय नियम से क्या संपर्क है? तो देखिए, द्वितीय नियम, चूंकि द्वितीय नियम किसकी पुष्टि कर रहा है, बल की। और जो आपका संवेग परिवर्तन की दर होती है, संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, ये खुद बल है। तो F=a, वही चीज यहाँ पे भी आई, F=a, तो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी =a। तो यहाँ पे यही स्थिति तो आ गई ना, संवेग परिवर्तन के लिए ये समय देते हैं, और जब ज़्यादा समय देंगे तो क्या है, बल का जो प्रभाव है लगभग शून्य हो जाएगा, मतलब लगभग
कम प्रभाव पड़ेगा, जिससे इस खिलाड़ी को चोट नहीं लगती है, जबकि इसको इसका आघात ज़्यादा महसूस होता है। तो द्वितीय नियम क्लियर हुआ। अब हम आते हैं न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की ओर। देखिए तृतीय नियम क्या है। तृतीय नियम रॉकेट से का जो प्रिंसिपल है वो भी यही तृतीय नियम है, और तीसरे नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं। तो देखिए जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, मतलब सीधी सी बात है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यही तृतीय नियम है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये भी हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने एक ये फिगर बनाया हुआ है, दूसरा हमने बताया ही कि रॉकेट क्या है, इसी सिद्धांत पे वर्क करते हैं। रॉकेट है और ये स्प्रिंग बैलेंस है। आप लैब में गए होंगे, देखा ही होगा, नहीं तो ना देखा होगा अगर, तो फिर हम इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम इस प्रैक्टिकल टाइप के बारे में, इसको आप घर पे कर सकते हैं, ये बताते हैं। देखिए जैसे गर्मी के दिन होते हैं तो क्या है, बर्फ़ वगैरह बेचने वाले आते हैं, तो या जूस वगैरह जब पीते हैं आप, तो एक स्ट्रा का प्रयोग करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे हमने दिखाई। ये दो दृढ़ आधार हैं, और यहाँ पर क्या है, एक थ्रेड यानी कि धागा टाइटली बांधा गया है, और इस धागे को किसके बीच से, कि ये जो स्ट्रा है, स्ट्रा का मतलब नली है जो, तो इसके अंदर से निकाला गया, और इससे क्या हो गया, ये फ्रीली इस पे मूव कर सकता है ना। तो ये थ्रेड यानी धागे के अंदर फंसा हुआ है। अब क्या करते हैं, हम एक बैलून लेते हैं, और बैलून लेकर क्या करते हैं, उसको फुला लेते हैं, और फुलाने के बाद इस स्ट्रा से हमने चिपका दिया किसी से, ग्लू वगैरह से। तो अब ये चिपका दिया। थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, हम इसको एक तरफ से फ्री कर देते हैं। फ्री करने का मतलब क्या है, खोल देते हैं, जिससे क्या है, इसकी जो हवा है ये इस साइड को निकलने लगेगी। हवा निकलेगी, जब हवा इधर को निकलेगी तो स्ट्रा की गति क्या होगी, स्पीड क्या होगी, इस डायरेक्शन को चलेगा ना, इधर को। क्योंकि क्या है, ये हवा निकलेगी, ठीक, इसकी स्पीड इधर को है, तो इसमें एक बल इधर को भी कार्य करेगा। यही तो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बराबर किंतु विपरीत। देखिए हवा का प्रेशर इधर को जा रहा है, तो बैलून जो है स्ट्रा के साथ इधर को गति करेगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल के लिए। दूसरा भी यही है, रॉकेट का जो साइंस है वो भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए गैसें क्या है, नीचे की तरफ को प्रेशर लगाती हैं, तो इस पे प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ कार्य करता है। ये क्रिया है, तो ऊपर की तरफ क्या हो गई, प्रतिक्रिया हो गई। इसी सिद्धांत पे रॉकेट को बनाया ही जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग नहीं देख सकते, ये तो देख सकते हैं, घर पे आप करिएगा, देख सकते हैं। लेकिन रॉकेट के लिए आपको वीडियोज़ या अदर चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे दशहरा वगैरह पे, दीपावली पे आप रॉकेट वगैरह का प्रयोग करते हैं, वो भी इसी सिद्धांत पे है, ऊपर वो भी जाती हैं। उससे भी क्या है, जब उस पे आग लगाते हैं तो नीचे की तरफ को ही चिंगारी और जो गैसेज़ है बारूद की वजह से, वो नीचे को ही आता है, इस वजह से वो ऊपर को जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम स्प्रिंग बैलेंस की बात करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, एक ये कमानीदार स्प्रिंगदार ये बैलेंस है, और इसके हुक में क्या करते हैं हम, जिस वेट को आपको मेजर करना होता है, तो उसको क्या करते हैं, इसी पे लटका देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, दो स्प्रिंग बैलेंस है, एक ए और एक बी स्प्रिंग बैलेंस ली हुई है। अब क्या करते हैं, इसको एक दृढ़ आधार है उसके साथ एक तरफ लटका दिया स्प्रिंग बैलेंस को, और दूसरे स्प्रिंग बैलेंस को इसकी दूसरे सिरे पर हुक से ऐड कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बल लगाते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचते हैं। जब अपनी तरफ खींचेंगे तो इसकी रीडिंग पे कुछ चेंजमेंट होगा। लेकिन ये जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, जितनी रीडिंग आपको इस पे मिलेगी उतनी ही इस पे मिलेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे। हमने आपको फिगर पे देखो क्लियरली मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जो रीडिंग है इस तरह से यहाँ पे शो कर रही है, जबकि इसके लिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो जस्ट अपोजिट और इक्वल, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया भी होती है, ठीक है। तो ये था न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अब बात करते हैं आगे। देखिए इसके पहले जो द्वितीय नियम में हमने संवेग की बात की थी, तो किसी पिंड का जो संवेग होता है, तो संवेग का फार्मूला होता है P = m × v।
मतलब किसी गतिशील वस्तु के या किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संवेग संरक्षण के नियम की। चलिए एक चीज़ और बता दें कि जो संवेग की संकल्पना दी थी वो भी वैज्ञानिक न्यूटन ने दी थी। तो वैज्ञानिक न्यूटन ने काफ़ी सारे वर्क किए हुए हैं फिजिक्स के लिए। P = mv, ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। अब संवेग के का फॉर्मूला है। अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत की बात करते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत मतलब ये है कि किसी निकाय पर कार्य करने वाला जो अगर उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहे हो तो उसका संवेग प्रत्येक दशा में क्या है, संरक्षित रहता है, प्रत्येक दशा में। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर दो पिंड लिए हमने, एक है ए और दूसरा है बी, इनके द्रव्यमान क्रमशः ma व mb है। ये दोनों पिंड हो गए, इनके द्रव्यमान अलग अलग हैं। अब देखिए क्या है, अब ये दोनों जो पिंड हैं, पहला पिंड इस तरफ को गतिशील है, ठीक, दूसरा इस तरफ को गतिशील है। ए है तो चलो हम इसका प्रारंभिक वेग मान लेते हैं u a और इसका मान लेते हैं u b, ठीक है ना। इसके बाद ये दोनों पिंड क्या हुए, टकरा गए। जब टकरा गए तो टकराने के पश्चात सीधी सी बात है, जब टकराएंगे तो इनके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा तो दोनों स्थितियों के लिए अलग अलग हम वेग भी मान लेते हैं। इसका मान लीजिए ए पिंड का va हो गया और बी पिंड का vb हो गया। अब इनके जो वेग हैं वो तो चेंज हो जाएंगे टकराने के पश्चात, लेकिन संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ये दोनों क्या रहेंगे आपस में, जो संवेग है वो संरक्षित रहता है। देखिए किस प्रकार से, देखिए पहले इसका जो संवेग था वो क्या हो जाएगा, P = m/v से, क्योंकि हमने प्रारंभिक वेग u माना हुआ है, ए पिंड का ये हो जाएगा, बी पिंड का ये हो जाएगा। अब वेग परिवर्तित हुआ, va और vb हो गए, तो यहाँ पर ये स्थिति बन जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जो संवेग परिवर्तन है वो आपका दोनों स्थितियों में बराबर रहेगा, प्रारंभिक संवेगों का योगफल दोनों पिंडों का और अंतिम संवेगों का योगफल इक्वल रहेगा। ये संवेग संरक्षण का नियम कहता है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और आई थी वहाँ पे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के लिए, तो एक कक्षा 9 के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी है, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए उसको डिस्कस करते हैं। यदि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन एक काफ़ी समय पहले हमने देखा था, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। अब यहाँ पे सभी जानते हैं घोड़ा गाड़ी पर बल लगाता है, गाड़ी को क्या करता है, खींचता है, और खींचना यानी बल तो वही है ना, वाय धक्का या खिंचाव, जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो जब घोड़ा गाड़ी को खींचने का प्रयास करता है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया की बात हुई, मतलब अगर घोड़ा गाड़ी पर बल लगाएगा तो उसके विपरीत दिशा में गाड़ी भी तो उस पर बल लगाएगी, विपरीत दिशा में लगाएगी, इक्वल लगाएगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, गाड़ी को घोड़ा आसानी से खींचता रहता है। तो देखिए यहाँ पर बात क्या होती है, देखिए कई सारे रीजन्स हैं। सबसे पहली बात क्या होती है, घोड़ा पार्टिकुलर डायरेक्ट गाड़ी पर बल नहीं लगा रहा होता है। दो घटक इसके कार्य करते हैं बल के, क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक। चूंकि ये किसी एंगल के अकॉर्डिंग बल लगाता है, घोड़ा क्या करता है, धरती पर भी, जमीन पर भी, यानी पृथ्वी पर भी तो बल लगाता है। पृथ्वी पर ऐसे बल लगाएगा तो इस बल के कारण, ये कोई पृथ्वी पर इस तरह से बल कार्य नहीं करता है घोड़े के द्वारा, घोड़ा क्या करता है, इस तरह से बल लगाता है। जब इस तरह से बल लगाएगा तो इसके देखिए यहाँ पर दो घटक हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, एक ये हो गया ऊर्ध्व घटक और दूसरा हो गया ये क्षैतिज घटक। तो यहाँ पे घोड़े को संतुलित रखता है ये वाला घटक, लेकिन क्षैतिज घटक की वजह से क्या है, घोड़े को मदद मिलती है गाड़ी को आगे खींचने की। अब बात आती है, एक बल और कार्य करता है सभी वस्तुओं में जिसकी वजह से उनकी गति का विरोध होता है, वो होता है घर्षण बल। और जब इस घर्षण बल का मान इस वाले घटक से क्या हो, कम होता है, तो घोड़ा आसानी से गाड़ी को खींचता रहता है। सिंपल सी चीज़ है यहाँ पर कि घोड़ा पृथ्वी पर भी बल लगाता है। देखिए घोड़े के द्वारा गाड़ी पर लगने वाले दो प्रकार के बल हो गए, एक तो डायरेक्टली वो लगाता नहीं है, घोड़ा बल लगाता है इस पे, इस प्रकार से पृथ्वी पर। जब पृथ्वी पर बल लगाएगा, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल घोड़े को क्या करेगा, गति प्रदान करेगा।
लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब घोड़ा आगे को बढ़ता है तो घोड़े के आगे बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ये जो चूंकि घोड़े के साथ इसको बांधा जाता है तो ये गाड़ी खींचती है, तो एक बल यहाँ पर भी कार्य करता है। जब ये बल कार्य करता है, इसका और इसका दोनों का परिणामी क्या है, इस घर्षण बल और आपकी जो प्रतिक्रिया है इससे ज़्यादा होता है। तो सीधी सी बात है, जिस तरफ का बल ज़्यादा वही प्रभावी होता है और क्या है, घोड़ा गाड़ी को खींचता रहता है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पर प्रॉब्लम होती है कमेंट करके पूछिए। तो यहीं से आपका ये जो चैप्टर था बल तथा न्यूटन के गति विषयक नियम, ये समाप्त होता है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, हम ओनली इस पे कॉन्सेप्ट बताते हैं। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई समस्या होती है न्यूमेरिकल्स वगैरह, या अपने इस टीचिंग मेथड को कुछ इम्प्रूव करें, तो इसके लिए आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट में। कमेंट करिए किस टॉपिक पे आपको दिक्कत हुई और किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। इस तरह के आप कमेंट करेंगे तो इससे हमें भी मदद मिलेगी आप लोगों की जो डाउट हैं वो क्लियर करने के लिए। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे क्या है, आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होती है।